हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर लेके दोस्तों हम आपके बीच में आ गए हैं। बताएंगे सारे के सारे सैंपल पेपर के आंसर क्या क्या हैं, सॉल्व करेंगे आपके साथ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सफर को। दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। एक एक करके आराम से, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है, पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। 34 क्वेश्चन है, सबको पता है, बहुत अच्छे जानते हैं इस बात को। आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी सब दे रखा है आपको। आराम से आंसर देने हैं। शुरू करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे बाद में। चलो जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। विच ऑफ दीज इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? आपको बताना है इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपको पता ही है, जो किसी जगह के नाम से फेमस हो, जैसे नासिक के ऑरेंजेस, जैसे दार्जिलिंग की टी। ये सारे के सारे हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के एग्जांपल भी गिवन है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सारे के सारे। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों इसके अंदर सिर्फ एक ही है, वो है दार्जिलिंग की टी। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कौन सा आपको बताना है, क्या हमारी भारत की सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती हैं उसको वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ आउटपुट पर डिफाइन करा है या किसी और चीज पर डिफाइन करा है? तो दोस्तों, इसका आंसर तो सबसे पहले हमारे पास है फॉल्स, कि सरकार ने कभी भी वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ आउटपुट पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन ही नहीं करा। सरकार डिफाइन करती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। बेसिकली जो डिफाइन करा जाता है वो करा जाता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और टर्नओवर के बेसिस पर, कितना टर्नओवर है उस पर्टिकुलर बिजनेस का, इनके बेसिस पर इंडस्ट्री को क्लासिफाई करा जाता है। इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन डैश। ओके भाई, अगर एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनती है या कहलाती है तो उसमें कितनी पेड अप कैपिटल सरकार की होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 35%, 25%, 51%, 49%। इसका सही आंसर है दोस्तों आपके सामने 51%। आपको एक चीज और बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए जो पेड अप कैपिटल होगी ये खरीदी जाएगी देश के प्रेसिडेंट के नाम पर। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ये खरीदी जाएगी किसके नाम पर? प्रेसिडेंट के नाम पर। 51% शेयर प्रेसिडेंट के नाम पर होंगे। इस बात को ध्यान रख के चलना आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज? आपको बताना है इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है एक मीडियम एंटरप्राइज के लिए, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लिमिट है प्लांट एंड मशीनरी की? तो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है हमारे पास 50 करोड़ रुपीस। आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से चार्ट पढ़ा है, दे रखा है सबका। मीडियम वाले की जो लिमिट दे रखी है वो दे रखी है 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए, काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डैश। ओके भाई, बेसिकली अगर एक टैक्स पेयर को टैक्स देना है सरकार को तो वो कैसे कैसे दे सकता है? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दे रहे भाई, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे रहे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑप्शन क्या है? आज के टाइम में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उसका नाम है यूपीआई। यूपीआई बोले तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। काफी अच्छा पेमेंट है, मोड है, आप लोग यूज भी करते हैं ये भाई। आप इसके थ्रू भी ऑनलाइन टैक्स पे करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अ रिसिप्ट, 6 क्वेश्चन आ चुका है। अ रिसिप्ट इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप इज नोन एज डैश। ओके, जो शिप का कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो रिसीट देता है कि कार्गो लोड हो चुका है शिप पे, उसको क्या कहते हैं? क्या वो कार्गो रिसीट है, उसके बाद चार्टर रिसीट है, शिपिंग रिसीट है या मेट रिसीट है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मेट रिसीट। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसका सही आंसर है मेट रिसीट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइज? आपको बताना है इनमें से कौन अकेला
अपने दम पर अगर चाहे तो एथिक्स, मतलब जो बिजनेस के एथिक्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से इंश्योर करके चल सकता है। आपको जवाब देना है इस बात का। इसका दोस्तों जो बिल्कुल सही आंसर है वो है हमारे पास, सोचिए एक बारी क्या हो सकता है इसका सही आंसर। कौन इंश्योर कर सकता है कि सारे एथिकल प्रोग्राम सही से इंप्लीमेंट हो? क्या वो इन्वॉल्विंग ऑफ एम्प्लॉइज हैं, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म है, क्या वो पब्लिकेशन ऑफ कोड है दोस्तों? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा पब्लिकेशन ऑफ कोड। रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो एथिक्स या एथिकल प्रोग्राम अप्लाई हो सकते हैं, नहीं तो अप्लाई हो ही नहीं सकते। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डैश आर डेबिट इंस्ट्रूमेंट। डेबिट नहीं है दोस्तों, डेट इंस्ट्रूमेंट आएगा यहाँ पे, क्या सॉरी डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट डज नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इशूड एट अ हैवी डिस्काउंट। आपको बताना है कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसा है यहाँ पर जो मेंशन करा गया है जो कि इशू होता है डिस्काउंट पे और बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है इस पे। इक्विटी शेयर तो डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं, इसको तो काट देंगे। डिवेंचर और बॉन्ड में से पहचाना है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बॉन्ड। ध्यान रखेंगे बॉन्ड ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू होते हैं हैवी रेट ऑफ डिस्काउंट पर। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है आईईसी। आईईसी क्या है? आईईसी क्या है? आईईसी दोस्तों हमारा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये वो नंबर है जो आपको लेना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट बी देयर इन अ ज्वाइंट फैमिली टू कैरी ऑन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? भाई कितने मेंबर चाहिए? कम से कम 2, बस 2 मेंबर होने चाहिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी इज द बेनिफिट ऑफ विच बिजनेस? भाई पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जाना किस बिजनेस का बेनिफिट है? इस बिजनेस को हम कहते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस का ये एक इंपॉर्टेंस है कि ई बिजनेस पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहा है, इसमें पेपर का यूज कम होता है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है, इट वॉज सेट अप इन 1955 टू प्रमोट एड एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन इंडिया। इट प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू एसएसआई एंड क्रिएट अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। कौन है ये? क्या ये एनएसआईसी है, क्या ये डीआईसी है, नबार्ड है या सिड भी है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको भी पता है, इसका नाम है दोस्तों एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है 13 क्वेश्चन। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश कंजम्पशन टैक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ओके जीएसटी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करके चलता है दोस्तों? जीएसटी जिस प्रिंसिपल को फॉलो करता है उसका नाम है, जीएसटी एक्चुअल में एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। आई रिपीट, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन इज कंपलसरी फॉर ऑल एक्सपोर्टिंग आइटम। यस ट्रू, बिल्कुल यार, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन तो कराना ही कराना पड़ेगा, सरकार ने कंपलसरी कर रखा है ताकि कोई भी खराब सामान हमारे इंडिया से बिल्कुल भी ना जाए, इसके लिए प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15, कस्टम ड्रॉबैक या ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है बता दूं आपको। देखिए बेसिकली कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि किसी देश के लिए उसके प्रेस्टीज का सामान है, उसके रिस्पेक्ट का सामान है, ऐसे सामान पर सरकार की तरफ से टैक्स नहीं लगाया जाता, कस्टम ड्यूटी नहीं चार्ज करी जाती, तो वो ड्यूटी वापस आ जाती है, उसको कस्टम ड्रॉबैक के नाम से या ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से जाना जाता है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। जैसे इंडिया की कुछ स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल वैरायटी ऑफ साड़ीज जो कि फॉरेन जा रही हैं, तो वो इंडिया के कस्टम एंड ट्रेडिशन को प्रमोट कर रही है, तो ऐसी चीज़ों पर सरकार टैक्स नहीं चार्ज करेगी, ड्यूटी चार्ज नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन में जो भी ड्यूटी चार्ज हुई है वो वापस आ जाती है, उसको हम लोग कस्टम ड्रॉबैक कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड। ओके, एनवायरमेंट को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? कंज्यूमर की, गवर्नमेंट कम्युनिटी की, वर्कर्स की या शेयर होल्डर और ओनर्स की? तो किसके लिए मैं बचा रहा हूँ? देखिए ये दोस्तों हमारा मेन रहता है गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के लिए। सरकार भी ये कहती है और कम्युनिटी हमारी सोसाइटी भी हमें कहती है कि एनवायरमेंट को बचा के रखिए, एनवायरमेंट बहुत प्रीशियस है, एक बार खराब हो गया तो दोबारा ठीक होने वाला नहीं है दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17, ऑन द कोरोमंडल कोस्ट पुलिकट वाज अ मेजर पाथ इन द 17th century डैश वेयर द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट फ्रॉम पुलिकाट टू साउथ एशिया। ओके
भाई फर्स्ट चैप्टर हमारा बिजनेस स्टडी का, उससे ये क्वेश्चन है हमारा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो कोरमंडल कोस्ट से, पुलिकात से आता था सामान सारा का सारा, वो दोस्तों हमारा मेनली आता था, ध्यान रख के चलेंगे, टेक्सटाइल्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा टेक्सटाइल्स। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कमर्शियल सिटीज लाइक हरप्पा मोहनजोदारो वाज फाउंडेड इन द 3rd मिलेनियम BC. The civilization has established commercial connection with the Mesopotamia and traded in dash colors, gemstone, beads, pearls, seashell, terracotta pots, etc. किसकी चीज में डील करा था? रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्ड भैया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन सब में हमारे इंडिया बहुत अच्छे से डील करता था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ चुका है, a nominal partner is a partner in name, only he incurs no liability. कि नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम नाम का पार्टनर होता है और उसकी लाइबिलिटी नहीं होती है। आपको बताना है क्या इसका जवाब सही है गलत है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे बताएंगे आप लोग, बहुत सिंपल सा है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है, क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर हमें मिलेगा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, और विद रीजन बताएंगे। एनसीईआरटी से ढूंढो यार, 2 मिनट में मिल जाएगा। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 इज ओवर टू यू। जिसने यहां तक वीडियो देखी है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जरूर देगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। नेक्स्ट, फॉल्स फैक्ट अबाउट द प्राइवेट कंपनी। उनमें इनमें से कुछ प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ झूठा लिखा गया है। मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, सही है। मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, सही है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए है, नहीं यार, मैंने तो 1 लाख पढ़ी है। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल तो 1 लाख रुपए है, ये झूठा लग रहा है। इंडेक्स ऑफ मेंबर इज नॉट कंपलसरी, ये बात भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख नहीं है, मात्र 1 लाख रुपया, केवल 1 लाख रुपए। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 21, नेम एंड एक्सप्लेन द 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेसेस ड्यू टू विच इन्वॉल्व पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ओके, बिजनेस के 2 कैरेक्टर, यार कुछ भी बता दो यार जो आपको सही लगते, वो भी बता सकते हैं। बिजनेस राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, बिजनेस रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, जो आपको इजी लगे आप बता सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आंसर दे देंगे खुद ही। इसके अलावा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की कोई 3 एक्टिविटी बतानी है, बता दो भाई। ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है, फाइनेंस होता है, कुछ भी बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज मीन बाय शेयर। ओके, शेयर की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? कहा जाता है शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट इन विच द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। वो सबसे छोटा हिस्सा जिसमें किसी कंपनी की कैपिटल को बांटा जाता है, उसको शेयर कहते हैं दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। आपको बताना है इसके 2 टाइप, 2 होते हैं, सबको पता है। एक का नाम है इक्विटी और दूसरे का नाम है प्रेफरेंस। दोनों का मीनिंग आप बता सकते हैं, बताना चाहे तो। स्टेट लिखा गया है, मीनिंग तो बताना पड़ेगा, इक्विटी का भी और प्रेफरेंस का भी। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओहो केस स्टडी, भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे इस केस स्टडी को। पूछा गया है वो बता दूं आपको, बैंक अकाउंट पूछा गया, कौन सा टाइप का बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट है भाई जो पायल के फ्रेंड ने उसको एडवाइस करा है, पायल की फ्रेंड ने एडवाइस करा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बारी। पायल हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हर कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी MIFT. नाउ हर फादर वांट्स हर टू डू समथिंग क्रिएटिव. He has no consideration for earning money. He wants that Payal should teach fashion designing to those girls who have great interest in it but have failed to get admission to the fashion designing course because of their poor financial position. His objective is to help the girl from the poor families. So he gave 15 lakh to the Payal to establish fashion designing center. 60 girls could take admission in this center. Payal announced reasonable fees to be charged for admission. Within 1 week of the opening of center, all the seats were filled. After getting training in this center, it became easy for the girls to get job in the market. Within a few months, Payal Center became the popular. She spent rupees 7 lakh out of the total 15 lakh on infrastructure, and the other things were remaining. 8 lakh she deposited in the saving account of a bank. One of her friend was a bank employee. Okay, चलिए यहाँ से क्वेश्चन में कुछ मजा आ रहा है कि भैया अब एक कोई बैंक एम्प्लॉय आ चुका है क्वेश्चन में। यहाँ से आपको नजर आ रहा है बैंक एम्प्लॉय की बात चल रही है। शी एडवाइस, अब यहाँ से समझो आंसर कहीं मिलेगा। शी एडवाइस पायल दैट इंस्टेड ऑफ कीपिंग 8 लाख इन द सेविंग अकाउंट, शी शुड कीप देम इन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बट पायल रिप्लाइड, देखिए वो एक कह रही है कि सेविंग में रख ले, जबकि कह रही है FD बेटर है, पायल FD में रख ले, FD में पैसा अच्छा बनेगा।
पायल ने कहा that she would need money anytime and so she could not keep her money in FD. ओके, FD में आपको बताया पैसा ब्लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए. Then her friend told her that she should deposit her money in such a bank account which would serve the purpose of both. मतलब कुछ ऐसा जो दोनों का मिक्सचर हो, द सेविंग अकाउंट एज वेल एज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. भाई अब सीधी सी बात है, ये तो बहुत आसान है. फ्रॉम दिस अकाउंट शी कुड विड्रॉ मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड and definite amount of would continue get automatically transferred to the fixed deposit. Pal open the account on her bank. Okay, एक ऐसा अकाउंट जो सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का मिक्सचर है दोस्तों, आपको बताना है और उसके बारे में सब कुछ लिखना है. इस अकाउंट का नाम है मल्टीपल, तो जानते हैं इस बात को, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. बहुत ही अच्छा अकाउंट होता है ये. इसमें होता क्या है कि एक लिमिट तक तो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रहेगा, जैसे वो लिमिट पार होगी वो सीधा ऑटोमेटिकली एफडी में चला जाएगा. लाइक लिमिट तक तो सेविंग कि भाई यहाँ तक आपको जरूरत पड़ सकती है, इस जरूरत से ऊपर जितना पैसा होगा सब सीधा एफडी में, टेंशन खत्म. इसके बारे में आपको बताना है, डिटेल में बताएंगे दोस्तों इस बात को. क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. कोई भी बता दो यार, बहुत सारे हैं बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट, आपको पता ही है, आपने बहुत अच्छे से करे हैं बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट को. आप बता सकते हैं टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट बता सकते हैं, पब्लिकेशन ऑफ कोड बता सकते हैं, कॉम्प्लेंस मैकेनिज्म बता सकते हैं, मेजरिंग रिजल्ट बता सकते हैं. कोई भी बता दो जो आपको पसंद है, 3 बताने, कोई भी बता सकता है दोस्तों. नेक्स्ट हमारे पास जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके 3 फीचर बताने, बता दो यार कोई भी. जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. जीएसटी बहुत सारे टैक्स को सबसम्ड करके आया हुआ है, ठीक है. और जीएसटी के 3 टाइप है, वो बता दो भाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. वो बता देना किस किस चीज पे कितना होता है, जो आप बताना चाहें बता सकते हैं बिना किसी दिक्कत के. पढ़ा हुआ है सामने, आसानी से आंसर दे सकते हैं दोस्तों इस बात को. चलिए 24 25 हो चुका है, 26 की तरफ चलते हैं. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू इंसेंटिव, देखते हैं क्या है. प्रतीक वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस यूनिट मैन्युफैक्चरिंग खादी आइटम. हिज फ्रेंड who make craft item suggesting him to start a small scale industrial unit in some rural backward area since the government is offering various incentive to the small scale industries. स्टेट एंड टू इंसेंटिव, सरकार क्या क्या दे रही है भाई, सरकार क्या दे रही है, सरकार दे रही है लैंड, सरकार दे रही है वाटर फैसिलिटी, सरकार दे रही है टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की छूट कुछ सालों के लिए. इनिशियली वाटर सप्लाई भी फ्री देती है 5 साल के लिए. सरकार दे रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. और सरकार इसके अलावा दे रही है सस्ता फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रही है, सरकार पैसा भी दे रही है, ठीक है. फाइनेंशियल असिस्टेंस पैसा दे रही है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और बहुत सारे देते हैं, पता ही आपको इंसेंटिव को इसे 2 बताने बता देंगे. नेम एंड स्टेट एनी वन इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. कोई भी इंस्टीट्यूशन बता दो, डीआईसी बता दो यार, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बता दो, इसको भी बनाया गया था. एनएसआईसी बता दो, चाहे सीडीबी बता दो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको पसंद है वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं. स्टैंड एनी 4 पॉइंट विच हाईलाइट द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस रूरल इंडिया. स्मॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. स्मॉल बिजनेस के कोई भी 4 पॉइंट बताने हैं. क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उसके बाद लोकल टैलेंट का यूज करता है, उसके बाद लोकल मटेरियल का यूज करता है, और सबसे अच्छी बात है ये जो गैप है शहरों और गांव में जो गैप आ रहा है उसको रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने का काम आता है. कोई सा बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अगेन एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों. आइडेंटिफाई एंड स्टेट 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज फ्रॉम द अबव पैरा बाय कोटिंग द लाइंस. अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद भी आप आराम से बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को अपने आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों. ध्यान रख के चलेंगे. क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. Maheshwari Construction Private Limited deals in constructing building, bridges, roads and dams using cement, steel, brick, wood, etc. There are 1,000 employees work in the company. The managing director of the company, Mr. Raman, take full care of the quality of the work done. Recently, the company got a contract of constructing 3 buildings, 2 bridges, 1 long road and 1 dam. The company has got a special division also, which owns 100 trucks. These trucks are used for transporting goods on hire. The division in working quite successfully under the supervision of divisional manager Mrs. Upma Chandra. Identify and state the 2 types of industrial activities from the above para
बाय कोटिंग द लाइंस। ओके, आपको बताना है कंपनी क्या कर रही है। बेसिकली भैया देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है आपके सामने, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, ठीक है, कुछ बना रही है, कंस्ट्रक्शन वाला काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है। और इसके अलावा और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात करूं तो कंपनी इच्छे बहुत बढ़िया बात है, जो टर्जरी सेक्टर है हमारी टर्जरी इंडस्ट्री, उसमें भी काम कर रही है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। तो आप इसके अंदर बता सकते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा टर्जरी इंडस्ट्री के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ऑक्सिलरी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 28, the government planned to begin a road project. The government needed management specialists and financial help to complete it. The government contacted the private sector to fulfill the requirement. Now this project will be completed jointly by both the public sector as well as private sector. किस फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज कहते हैं इसको? कहते हैं दोस्तों PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें आपको पता है पब्लिक सेक्टर होता है और प्राइवेट सेक्टर होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एंटरप्राइज होता है, ठीक है। इसके दो फीचर बताने, पब्लिक सेक्टर हमेशा अकाउंटेबल होता है हर चीज के लिए, पैसा पब्लिक सेक्टर देता है, स्किल्स प्राइवेट सेक्टर के लगते हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी फीचर लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, विच सिस्टम ऑफ बिजनेस इज बीइंग फॉलोड बाय प्योर फूड्स? कोई सिस्टम है बिजनेस का, पता नहीं कौन सा है, पढ़ना पड़ेगा, बेनिफिट्स भी बताने हैं इसके। सिस्टम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कोई सिस्टम है जो फॉलो कर रही है प्योर फूड्स लिमिटेड। पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। Pure Food Private Limited deals in grocery item of daily domestic usage. Its business is spread throughout Indore. The 20 stores of the company are providing their services to the residents of Indore. All the business activities of the company are done through internet. Its main activity of obtaining information about goods, receiving order of goods, making payment, receiving payment, inventory management, product development, and so on. The use of internet in the business activities has resulted into reduced cost of the business transaction. The customer also can shop sitting at home or office. They can access the internet to buy goods and services. The use of internet has substantially reduced dependence on paperwork for the company. Okay, system of business बताना आपको कौन सा बिजनेस है इस सिस्टम का, या कौन सा बेसिकली बिजनेस का सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों, आपको बताना है। तो मुझे जहां तक नजर आ रहा है यार, ये जो बिजनेस का सिस्टम यूज हो रहा है यहाँ पे, ये तो ई बिजनेस है यार। ये तो ऑनलाइन चला रहे हैं पूरा पूरा अपना, मतलब ऑनलाइन के थ्रू जोड़ रहे हैं बिजनेस को। और सबसे अच्छी बात है ई बिजनेस के अंदर भी ये नजर आ रहा है कि सब काम कर रहे हैं, और बी स्टोर भी है कंपनी के अपना, ये कहीं ना कहीं इंट्रा बी कर रहे हैं दोस्तों। इंट्रा बी में सबसे कनेक्ट होता है ना, B2B B2C सबसे कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे जोड़ रखा है। बढ़िया काम है भाई, बहुत अच्छी बात है। बेनिफिट्स बताने हैं, कोई से बता देना, ई बिजनेस के बेनिफिट आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, आपको बताना है रिटेल आउटलेट किस टाइप का रिटेल आउटलेट है यहाँ पे। CCD is an Indian cafe chain owned by Coffee Day Global Limited, a subsidiary of Coffee Day Enterprise Limited. There are around 1600 outlets of CCD across India. All outlets of CCD are under the control of head office. भाई आउटलेट बहुत सारे हैं, 1600 आउटलेट हैं और कंट्रोल करने वाला हेड ऑफिस है। किस टाइप का रिटेल आउटलेट है दोस्तों? इसको हम कहते हैं चेन स्टोर। चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप है इसका आंसर। फीचर बताने हैं, कोई सा बता देना यार, बहुत सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31, भाई ये आ गया क्वेश्चन बढ़िया वाला। आपको बताना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट हाईलाइट हुए हैं। द डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड सिक्योर मेथड ऑफ पेमेंट टू सेटल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। भाई ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मेथड सिक्योर करता है, बेसिकली पेमेंट का मेथड सिक्योर करता है, पैसा आएगा। इसका नाम है दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट। अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट लेना बिल्कुल ना भूले, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास आ चुका है, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंपोर्टर एंड इट शोज द डिटेल ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड इज यूज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज टू डिटरमाइन इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है दोस्तों? इसका नाम है बिल ऑफ एंट्री। ध्यान रखे चलेंगे, एक बार एनसीईआरटी से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट कस्टम ऑफिस ग्रांट परमिशन फॉर एक्सपोर्ट। दोस्तों इसी का नाम है हमारे पास, परमिशन लेने के लिए आपके पास होना चाहिए शिपिंग बिल।
Next, this document is prepared by the shipping company to acknowledge the receipt of goods on ship and gives an undertaking to carry them to the port of destination. मतलब वादा करते हैं भैया आपकी जगह तक इसको जरूर पहुंचाएंगे, इसको हम कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग. द सर्टिफिकेट स्पेसिफाई द ओरिजिन ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड. ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. और लास्ट क्वेश्चन, दिस डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप टू द एक्सपोर्टर आफ्टर द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप. भैया इसको हम कहते हैं मेड रिसिप्ट, कि आपका सामान हमने शिप पे रख लिया है और हम इसको जरूर लेके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी जरूर लेके जाएंगे, पक्की बात है. एक्सप्लेन 6 डॉक्यूमेंट यूज इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर. कोई सा बता देना, बहुत सारे हैं, सारे ऊपर ही हैं, इनको कोई सा बता दो, कोई दिक्कत नहीं. लेटर ऑफ क्रेडिट भी होता है, शिपिंग बिल भी होता है, बिल ऑफ लेडिंग भी होता है, सर्टिफिकेट ओरिजिन भी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन भी होता है, मेड रिसीट भी होती है, कोई भी बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है. आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फाइनेंस सजेस्टेड बाय टू स्पेशलिस्ट. सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मोहित ने कुछ और बताया है, विनय ने कुछ और बताया, पढ़ना पड़ेगा भैया क्वेश्चन क्या है. Newton's Private Limited is facing a shortage of long-term finance as it is a period of recession for the economy. The experts were consulted to determine the source of finance the company should raise. One financial advisor, Mr. Mohit बता रहे हैं, advised that the company should use such a security on which it has a tax advantage and there is no dilution of control. देखिए कुछ ऐसा लो जिससे टैक्स में फायदा मिले और कंट्रोल भी ना बटे. ठीक है, देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें दोस्तों, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जब भी होगा तो या तो आपको लेना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं आप, ये सब ले सकते हैं. ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग आपको मिलेगी, टैक्स का फायदा मिलता है डिवेंचर में. तो जो मोहित बता रहा है उसका नाम डिवेंचर है दोस्तों. मोहित कह रहा है डिवेंचर इशू कर लो, फायदे में रहोगे, टैक्स बच जाएगा और कंट्रोल भी नहीं बढ़ने वाला. ठीक है. अनदर फाइनेंस स्पेशलिस्ट मिस्टर विनय सजेस्टेड दैट कंपनी शुड नॉट इशू एनी डेट. भैया डेट नहीं लेना बिल्कुल भी, मतलब डेट नहीं लेना तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल. ठीक है, और इक्विटी सिक्योरिटी, इक्विटी भी नहीं लेना. अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच कैन बी रिडीम इन इजी इंस्टॉलमेंट. कुछ ऐसा लो जिसको मैं इजिली चुका पाऊं, रिडीम कर पाऊं इजिली इंस्टॉलमेंट में, कुछ ऐसा जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके दे पाऊं और मेरा ये डेट नहीं होना चाहिए. तो दोस्तों ये रहेगा हमारे प्रेफरेंस शेयर्स. आप रिडीमेबल शेयर इशू कर सकते हैं. तो जो विनय है वो कह रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, थोड़ा थोड़ा करके देते रहना, और ये शेयर भी है, ये डेट भी नहीं है. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोस्तों इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को. क्वेश्चन नंबर 33. भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, केस स्टडी बढ़िया तरीके से आपको करा रहे हैं ताकि आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सही आंसर क्या है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे. आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस इन द अबव पैरा. मेरिट बतानी है, डिमेरिट बतानी है, ठीक है, ठीक है, बात नहीं. Priyanka opened a boutique along with 6 workers. No problem of any type was faced in the opening boutique. At her boutique, special dresses made for marriages and party are sold. Despite there being a lot of competition in the market, the boutique was earning good profit. Since all the profit went into her pocket, Priyanka was getting inspired to get her work great efficiently. With increase in the workload, the number of workers increased from 6 to 8 by her. All of them were happy since the business was running successfully. Unfortunately, one day boutique caught fire due to short circuit. Consequently, Priyanka had suffered heavy losses. The circumstances deteriorated so much that she had to dispose of her personal property to repay the boutique debts. In order to revive the boutique, she approached a bank which did not extend a long-term loan to her. Okay, भाई काफी दुख दर्द सी बता रखा है. पहली बात तो सारे के सारे पर्सनल प्रॉपर्टी यूज हो गई उसकी, पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई भैया, बहुत बुरा हाल है. ठीक है, उसके बाद सारा अच्छा काम करी, इंस्पिरेशन मिली थी, डेट इज बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन मिली थी. ये हुआ एकम्प्लिशमेंट मैकेनिज्म, या एक तरह से सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट की बात चल रही है, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट. ठीक है, और काम भी बढ़ रहा है, वो खुश है काम से, अपना अकेली काम संभाल रही है. तो दोस्तों ये हमारी और कुछ नहीं हो सकती, ये होगी सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप के कोई से 3 मेरिट बता दो, कोई से 3 डिमेरिट बता दो, जो आपको सही लगता है बता दो यार. मेरिट में बता देना सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अपनी मर्जी से बना लो, अपनी मर्जी बंद कर दो.
कुछ भी बता दो अपना जो आपको इजी लगता है, सारे डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में है। डीमैट बता दो, नुकसान होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी मुसीबत है डीमैट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कि अगर पर्सन को कुछ हो गया तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, रिटर्न मतलब चलने की पूरी पूरी श्योरिटी नहीं है। ये सब कोई भी आप बता सकते हैं, इजी ही क्वेश्चन हमारा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ज्वाइंट वेंचर बता दीजिए क्या क्या होते हैं, और आपको बताने हैं ज्वाइंट वेंचर के 5 फीचर। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपके सामने, आप आराम से सोच समझ के बता सकते हैं ज्वाइंट वेंचर के 5 फीचर, जो भी बताना चाहे बता सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। रही बात इसके टाइप्स की, तो दोस्तों टाइप मैं आपको बताता हूँ इसके। दोस्तों जो 2 तरह के ज्वाइंट वेंचर हमारे पास है उनके नाम बता दूंगा आपको। एक का है हमारे पास नाम कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर, दूसरा है हमारे इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर। जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जुड़ते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए जुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ उसके बाद तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जबकि इक्विटी बेस्ड 50-50% इक्विटी या एक पर्टिकुलर रेशो में इक्विटी बांट लेते हैं, उसके हिसाब से ज्वाइंट वेंचर लेके चलते हैं। रही बात 5 फीचर ज्वाइंट वेंचर का, आप कोई भी दे सकते हैं, बहुत सारे हैं। ज्वाइंट वेंचर में अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एस्टैब्लिशेस ब्रांड नेम और इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। बाकी जो आप बताना चाहे बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे और आपको अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस की ये सारी सेवाएं बहुत अच्छे से पसंद आ रही है। आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पेपर के लिए भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए, इकोनॉमिक, बिजनेस, अकाउंटेंसी के लिए जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अच्छा करके आइए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए दोस्तों। ईश्वर आपका भला करे।